मिले हर जख्म को मुस्कान से, सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारे और मेरी दास्तान में फर्क इतना है, मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग एकदम से नया सीरीज लेकर के आए हैं बीपीएससी के लिए PYQ का। और ये पूरे क्लास का वीडियो आपको पूरे क्लास का वीडियो प्ले लिस्ट बना करके हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अब परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो अब हम लोग PYQ सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम PYQ कहाँ से शुरू किए हैं? तो हम लोग हिस्ट्री से किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर है सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पता होगा कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगीज गवर्नर बनकर के आया था। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। अर्थात पुर्तगाली हुगली को समुद्री डकैती के लिए उपयोग में लाते थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। याद रखेंगे, PYQ सॉल्व करते चलेंगे और बस ये क्लास 15-20 मिनट का होगा और 25-25 के सेट में हम बना करके पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्लास का भी वीडियो है जो बिहार मॉडर्न पढ़ाए हैं, और इसके साथ साथ हमारा PYQ भी है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को स्वाली नामक युद्ध में किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। ठीक है, थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, और ये PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। याद रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी हुआ। अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी हुआ। हालांकि इस युद्ध का मूल कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर यह लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर यह कारण यही है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है? तात्कालिक कारण। तो देखिए, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, वहां पर उत्तराधिकार को लेकर के 1740 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू होता है। फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारे समर्थक वहां का राजा बने, और अंग्रेज चाहते थे कि हमारा समर्थक वहां शासन करे। तो दोनों के बीच खटपट हुआ। लेकिन 1746 से लेकर के 48 के मध्य लड़ा गया भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि अनबन तो इस बात को लेकर शुरू हुआ, उसकी परिणति ये हुई कि अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया।
अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया और इसको लेकर के भारत में भी यह युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम फ्रांसीसी युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1746 से 48 के मध्य, प्रथम कर्नाटक युद्ध। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसियों के खिलाफ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। और किस किस के बीच हुआ? तो अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी हुआ, अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी हुआ। और इस युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज जीते। ठीक है, इस वांडीवास के युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज जीता। और यह आप कह सकते हैं कि निर्णायक रूप से फ्रांसीसी इस युद्ध में हार गए। निर्णायक रूप से हार का मतलब है कि फ्रांसीसी हमेशा के लिए उनका सूर्यास्त हो गया भारत में। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे। और याद रखेंगे कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहे थे, सर आयर कूट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे, काउंट डी लाली कर रहे थे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि हमको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्कृष्ट सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए, सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है और अफीम जो है वो मादक पदार्थ है। मादक पदार्थ है। तो सोरा और अफीम कहां से मिलता था? बिहार से। इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार का मुजफ्फरपुर सोरा के लिए प्रसिद्ध था। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में सोरा का उत्पादन होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर वही है, बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? देखिए, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच जो ट्रायंगल ट्रेड होता था उसका मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो उसका मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम था। जैसे देखिए, भारत में अफीम का उत्पादन होता था, अफीम का उत्पादन होता था। चीन में चाय का उत्पादन होता था। तो अंग्रेज क्या करते थे? भारत से अफीम ले जाकर के चीन में डंप करते थे और चाय लेकर के कहां चले जाते थे? ब्रिटेन चले जाते थे। चाय लेकर के ब्रिटेन चले जाते थे। तो ये जो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम मुख्य आर्थिक आधार था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में खोजकर्ता का कुछ खोजकर्ता है, ये चारों खोजकर्ता हैं जो भौगोलिक खोजकर्ता थे। लेकिन बताना है आपको कि ये खोजकर्ता का इनका जन्म स्थान कहाँ रहा। तो देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। ठीक है, इटली का था। और जेम्स कार्टियर कहाँ का था? फ्रांस का था। और फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के थे। और फर्डिनेंड मैगलन कहाँ से था? तो पुर्तगाल से था। तो कोलंबस इटली का था जन्म स्थान, यानी कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था, कार्टियर का जन्म फ्रांस में हुआ था, फ्रांसिस ड्रेक का यूनाइटेड किंगडम में और मैगलन का पुर्तगाल में हुआ था। इस हिसाब से आंसर ए सही है। 3 4 2 1 ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो बक्सर के लड़ाई के बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि।
ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। ठीक है। तो 1765 में इलाहाबाद की दो संधि हुई। इलाहाबाद की दो संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, और दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ हुआ था। तो इलाहाबाद में दो संधि हुआ, बक्सर की लड़ाई के बाद जो है दो संधि हुआ। तो इलाहाबाद बक्सर के युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि। याद रखेंगे कि इलाहाबाद के संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। दीवानी प्रदान करने का मतलब होता है राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया था। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। याद रखेंगे ये जो दीवान होता था इसका काम क्या था? टैक्स वसूलना, है ना। लगान वसूली का काम होता था। लगान वसूली का काम होता था। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। जब इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, चूंकि दीवानी अब किसको मिल गया? कंपनी को। टैक्स अब कौन वसूलेगा? कंपनी। लेकिन कंपनी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। कंपनी क्या किया? एक उपदीवान का पद सृजित किया और मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का दीवान बना दिया, और सिताब राय को कहाँ का दीवान बना दिया? बिहार का। यानी बिहार का लगान सिताब राय वसूलते और बंगाल का लगान मोहम्मद रजा खान वसूलता। तो इस तरह से मोहम्मद रजा खान यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो याद कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। देखिए याद रखेंगे 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, 12 अगस्त। इसी संधि पर बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। और इस संधि के तहत क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई। दीवानी कंपनी को मिला। दीवानी का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार, कंपनी को मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 12 अगस्त 1765 को। और दूसरी संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, इसके ठीक 4 दिन बाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1765 में, याद रखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कब लगा? तो याद रखेंगे 1765 में ये लगा, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। तो बंगाल बीपीएससी में पहले मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछता था, है ना। बंगाल में द्वैध शासन फुल लेंथ क्वेश्चन आता था मेंस में, ऑप्शनल पेपर में। तो द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा, लेकिन इसको लागू करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है,
जो उस समय बंगाल का गवर्नर था। 1765 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। उसका अपना एक पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि हिंदू मुस्लिम को बांट दो, है ना, अगर आप पिछड़ा कर दो। तो इस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए अंग्रेजों ने लगभग भारत में 200 वर्ष तक शासन किया, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच मंगलूर की संधि हुई, यानी पूछ रहा है कि मंगलुरु की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1784 में। मंगलुरु की संधि कब हुई थी? 1784 में। और मंगलुरु की संधि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच हुआ था। ठीक है, ये मैंगलोर की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 1780 से 84 के मध्य चला था। तो मंगलुरु की संधि हुआ था 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ और किस युद्ध के दौरान हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय किया गया था, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी संधि पर समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच किया गया था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1790 से 92 के मध्य चला था। 1790 से 92 के मध्य और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। और यह संधि किस किस के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किससे किया था? तो रंजीत सिंह ने यह सुप्रसिद्ध हीरा अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। रंजीत सिंह को ये जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था और रंजीत सिंह से बाद में वो कोहिनूर हीरा कहाँ चला गया? वो चला गया ब्रिटेन, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो शाह शुजा उस समय कहाँ का शासक था? अफगान शासक था। और इसका भाई जब इसको अपदस्थ कर दिया, शाह शुजा के भाई ने जब इसको पद से हटा दिया, तो इसने रंजीत सिंह से मदद मांगी और बदले में कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1900 में। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम के जरिए यह किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि जो कृषि भूमि था, कृषि भूमि वो कृषि भूमि गैर कृषक लोगों को देना बंद कर दिया गया। गैर कृषक वर्ग के
वर्ग के लोगों को आप नहीं बेच सकते हैं। कृषि योग्य भूमि केवल और केवल किसान को ही दे सकते हैं, किसान ही खरीद सकता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, पंजाब हिंदू महासभा पूछ रहा है। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में, जबकि भारत में हिंदू महासभा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। ठीक है, हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में, हरिद्वार में हुआ था। और पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1909 में। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू महासभा के गठन से पहले इसको क्षेत्रीय स्तर पर इसका गठन किया गया, और पंजाब पहला राज्य था जहां पर पंजाब हिंदू महासभा का गठन हुआ 1909 में। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 ईस्वी में, हरिद्वार में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो ये आपको पता होगा, लॉर्ड मेयो नहीं था, लॉर्ड लीटन नहीं था, लॉर्ड कैनिंग नहीं था, लॉर्ड डफरिन नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव, जिसने सबसे पहले 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। बंगाल पराजित हुआ और यहीं से बंगाल को पराजित किया, और यहीं से माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ा। इसलिए लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा गया है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो फिर इसका भी आंसर सेम है, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, लॉर्ड क्लाइव को। और द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए, द्वैध शासन है ना, ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनेल कर्टिस को। सर लियोनेल कर्टिस को। अब ये देख लीजिए कि द्वैध शासन क्या था, थोड़ा सा समझ लीजिए। द्वैध शासन किसको कहते हैं? द्वैध शासन, एक तो बंगाल में आप देखें कि 1765 में द्वैध शासन को लागू किया गया, लेकिन ये जो द्वैध शासन है ये पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत कहाँ लागू किया गया था? प्रांत में लागू किया गया था, राज्यों में लागू किया गया था। और इसके तहत शासन को दो भागों में बांटा गया। एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय होते थे उस पर निर्णय लेने या कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता था? गवर्नर के पास होता था। ठीक है, गवर्नर के पास होता था। और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का या इसको लागू करने का जो प्रांतीय सरकार था उसकी जिम्मेदारी होती थी। बाद में देखिएगा कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो बस आज के क्लास में इतना ही। ये आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा का पूरा PYQ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, पूरा का पूरा PYQ हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसका वीडियो पूरा का पूरा आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।